अब हमारा अगला टॉपिक है बोरबरी नियम। और बोरबरी नियम के बाद हम लोग परमाणु संख्या, परमाणु भार, आइसोटॉन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, समस्थानिक संभारित तथा समस्थानिक संभारित में अंतर, कक्षक किसे कहते हैं और कक्षक और कक्ष में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में हम इतने टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग है बोरबरी नियम। इंग्लिश में लिखेंगे BOHR बोर, BURY बरी, स्कीम नियम। तो आपको बताएं कि परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन के वितरण संबंधी नियम बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने सन 1921 में दिए थे। और इनके कुल 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? 4। तो इन्होंने ये बताया कि किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और उनका इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार का होगा। तो सबसे पहला नियम कहता है कि किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2n²। जहां पर n क्या है? जहां पे n है कक्ष की संख्या। कक्ष मीन्स इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट कहते हैं, सेल भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल, ऊर्जा का स्तर। तो इन्होंने कहा कि यदि पहली कक्षा है n बराबर 1 तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। दूसरी कक्षा है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 और चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32। तो ये बड़ा ही सरल नियम है। अब हम दूसरे नियम पर आते हैं। तो दूसरा नियम कहता है कि सबसे बाहरी कोष में 8 तथा उससे पहले वाली कोष में 18 से अधिक, बाहरी कोष में 8 तथा उससे पहले वाली कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते मीन्स यदि किसी परमाणु में कुल 5 कोष हैं तो उसके सबसे बाहरी कोष में 8 और चौथी वाली कोष में 18 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते। और शेष जो 3 कोष हैं, मान लीजिए ये हैं 5 कोष हैं, 3 4 5, तो सबसे बाहरी कोष में 8 हो सकते, उसके भीतर वाली कोष में पहली कोष, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, और चौथी वाली में मैक्सिमम कितने हो सकते? 18 हो सकते। और ये कब हो सकते? जब उसके भीतर की कोष पहले नियम के अनुसार मतलब 2n² के अनुसार भरी गई हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका उदाहरण देखें तो कोई परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 28, 8, 18। मान लीजिए कोई परमाणु का क्रमांक 52 है, तो हम उसको किस प्रकार से भरेंगे? तो 52 में यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 8, 18। अब जो शेष हैं वो हमारे कैसे भरे जाएंगे? 18 और 8 के रूप में। तो ये किसके लिए था? 8 2 10 और 18 10 28। अगर 53 होगा तो कैसे होंगे? 2 8 18 18 8। अगर मान लीजिए कोई अगला, इसमें कुल कितने कोष हैं? 5। तो इस प्रकार से हमने व्यवस्थित कर दिए। अब अगर ये परमाणु क्रमांक हमारा 54 था, अगर हम 53 के लिए लेंगे तब हम कैसे भरेंगे? तो तब हम भरेंगे 2 8 18 17 8। अगर 52 के लिए लेंगे तब हम भरेंगे 2 8 18 16 8। लेकिन अगर हम
6 के लिए भरेंगे तो 56 के लिए इसमें 2 8 18, इसमें कितने रहेंगे 18 8, और अगले वाले में कितने आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो कुल इस प्रकार से 6 क्या हो जाएंगी, कोष हो जाएंगी। तो ये नियम बड़ा ही सरल है और इस नियम को अगर आपको समझना है तो आप परमाणु क्रमांक 52 53 54 51 50 इन परमाणु क्रमांक के लिए आप इलेक्ट्रॉन का वितरण करके इस नियम को समझ सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉन का वितरण आसानी से कर सकते हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि अंतिम कोष में 8 और उसके पहले वाली कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, और वो भी कब, जब शेष शुरुआत की पहले की जो कक्षाएं हैं वो 2n² नियम के अनुसार भर गई हो। इसी प्रकार से अगला नियम है, ये भी लगभग इस नियम से मिलता जुलता है कि सबसे बाहर की कोष में 2, सबसे बाहर की कोष में 2 और उसके अंदर की कोष में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक कि शेष कक्षाएं 2n² नियम के अनुसार नहीं भरी गई हो। तो इसके लिए आप पोटेशियम का उदाहरण ले सकते। 19 परमाणु क्रमांक कितना है 19। तो इसका परमाणु वितरण इस प्रकार से हो जाएगा 2 8 8 1, 2 8 8 1। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 2 8 9 ये होना चाहिए, तो ये क्यों नहीं हुआ। तो ये हमारा तीसरा नियम है। अगर हम तीसरा नियम लगाते हैं तो, और अगर हम इस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं कि पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 9, तो ये तीसरे नियम का अपवाद हो जाएगा। तीसरे नियम को सुरक्षित करने के लिए हम इसको किस प्रकार से रखेंगे 2 8 8 1 मीन्स सबसे बाहर की कक्षा में 2, मैक्सिमम कितने रहेंगे 2, लेकिन यहाँ पे कितने 1, तो ये नियम अप्लाई हो गया। उसके भीतर की कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिकतम तब तक नहीं हो सकते जब तक कि 2 इलेक्ट्रॉन, भीतर की कोष में 9 इलेक्ट्रॉन से अधिक तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक कि भीतर की सभी कक्षाएं नियम 1 के अनुसार नहीं भरी गई हो। तो ये हमने 19 के लिए निकाला। अगर हम इसी प्रकार से 57 के लिए निकालें, 57 परमाणु क्रमांक 57, तो कुल कितनी कक्षाएं बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 कोष बन रहे हैं 57 के लिए, जिसमें पहले में आ जाएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो ये 28 हो गया 2 8 18, और फिर उसके अगले वाले में भी 18 आ जाएंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसा होगा 9 और 2। तो जब हम 57 के लिए देखते हैं तो हमने देखा कि अंतिम कोष में 2 मैक्सिमम और उसके पहले वाली कोष में 9 इलेक्ट्रॉन, इतने तो आप भर सकते हो। ये कैसी रेंज है मैक्सिमम, लेकिन आप कहो कि हम इसमें 10 भर दें या इसमें 3 भर दें तो फिर ये नियम गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम तीसरे नियम का यूज करते हैं, और ये नियम आपको तभी समझ में आएंगे बहुत अच्छी तरीके से जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आप परमाणु क्रमांक उठाइए और उस परमाणु क्रमांक को मानकर उसमें कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कीजिए। इसमें एक नियम और है, लास्ट नियम, कि पहली कोष में अधिकतम कितने होंगे 2, दूसरी कोष में अधिकतम कितने होंगे 8, और तीसरी कोष में अधिकतम कितने होंगे 18। और जब तक आप पहली कोष में 2 नहीं भर लेते, दूसरे में 8 और तीसरे में 18, तब तक आप मतलब पहले आपको 2n² वाला नियम फॉलो करना पड़ेगा। पहली कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन के भरे जाने के पश्चात दूसरी कोष में इलेक्ट्रॉनों का भरा जाना प्रारंभ होता है, और जब दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, दूसरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, तो अगली अर्थात तीसरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरने आरंभ होते हैं। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया
कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। तो 10 को हम किस प्रकार से भरेंगे? 2 8। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 8 तो ये 10 हो गए और फिर हम क्या कर दें? 10 कर दें, तो ये नियम गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हम किस प्रकार से भरेंगे? 2 8। अब देखो, पहली कक्षा कंप्लीट हो गई, दूसरी कक्षा कंप्लीट हो गई। अब हम तीसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 भरेंगे और चौथी कक्षा में कितने भरेंगे? जो रिक्त इलेक्ट्रॉन है 2, उनको हम फिल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों का विन्यास हो जाएगा 2 8 8 2, 2 8 8 2। तो ये हमारे 4 नियम हैं जो इलेक्ट्रॉनों के कक्षाओं में वितरण संबंधी हैं। इन नियमों को समझने का सबसे अच्छा तरीका वही है कि आप खुद से प्रैक्टिस करें और इस नियम को बेहतरीन ढंग से समझें। ये आपके तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं। ये नियम तर्क शक्ति और प्रैक्टिस, जितनी अच्छी आपकी तर्क शक्ति होगी, प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज्यादा आपको ये नियम समझ में आएंगे। अगला टॉपिक है परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ये बहुत ही सरल टॉपिक हैं दोनों। तो आपको बताएं कि किसी तत्व की परमाणु की रचना, किसी तत्व की परमाणु रचना का अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको उस तत्व की परमाणु संख्या का ज्ञान होना चाहिए। किसी तत्व की रचना का जो ज्ञान है वो हमें किससे होता है? उस तत्व की परमाणु संख्या से होता है। क्यों? क्योंकि जो परमाणु संख्या होती है वो लगभग नाभिक के भीतर प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या का मान, किसी तत्व की परमाणु संख्या का मान परमाणु के केंद्रक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित प्रोटॉन की संख्या के समान होती है। और परमाणु संख्या को हम कैपिटल Z से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना काफी है पता, आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी तत्व की परमाणु संख्या का मान उस तत्व के केंद्रक में उपस्थित धनावेशित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और आप जानते हो कि जितना धनावेशित प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? ऋण आवेशित, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब धनावेशित प्रोटॉन की संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तुम कह सकते हैं कि परमाणु संख्या का मान धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है तथा ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो परमाणु संख्या में इतनी जानकारी आपको पर्याप्त है। अब हम आगे बढ़ेंगे परमाणु भार के बारे में। किसके बारे में? परमाणु भार। परमाणु भार भी कहते हैं इसको और परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान ये क्या होता है? तो परमाणु द्रव्यमान जानने के लिए जरूरी है कि हम इसकी डेफिनेशन को पहले समझें। तो डेफिनेशन कहती है कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जिससे ज्ञात होता है कि उस तत्व का, मान लीजिए वो तत्व X है, उस तत्व का परमाणु, उस तत्व का परमाणु कार्बन के परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना अधिक है। तो ये डेफिनेशन चूंकि थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप इसको एक बार पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो उस तत्व के परमाणु, एक परमाणु कार्बन परमाणु के भार के 1/12वें भाग से कितना अधिक है। में जो X का मान होगा वो कार्बन के परमाणु भार, कार्बन के परमाणु भार के 12वें भाग से कितना अधिक होगा।
कितना अधिक होगा। और जो परमाणु भार होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। परमाणु क्रमांक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक्स जेड ए। ये रिप्रेजेंटेशन है किसी तत्व को दर्शाने का तरीका, जहां पर जेड क्या दर्शा रहा है, परमाणु क्रमांक को, ए किसको दर्शा रहा है, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान को हम परमाणु भार भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिख दें कि 6C12 तो यहाँ पे C जो है कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 परमाणु संख्या को, और 12 परमाणु द्रव्यमान या जिसको हम परमाणु भार भी कहते हैं उसको दर्शा रहा है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं 6C12। इसी उदाहरण को लेकर एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि परमाणु भार क्या होता। परमाणु भार बताइए, प्रोटॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, कक्ष बताइए कितने कक्ष हैं, परमाणु संख्या बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या बताइए, तथा इलेक्ट्रॉनी विन्यास। इलेक्ट्रॉनी विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉन का कक्षाओं में वितरण, किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो परमाणु भार, तो हम जो देख रहे हैं, जो हमें दिया है क्वेश्चन 6C12, जहाँ ए क्या है, जेड क्या है, जेड है परमाणु क्रमांक, ए क्या है परमाणु भार। तो परमाणु भार 12 हो गया। और अभी हमने आपको बताया था कि जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर। तो प्रोटॉन की संख्या 6, और जितनी प्रोटॉन की संख्या होती है उतनी ही किसकी संख्या होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और जो न्यूट्रॉन की संख्या का मान होता है, न्यूट्रॉन, उसको निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो अभी हमने आपको बताया था कि जो परमाणु भार है उसका मान केंद्रक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल के कितनी आई, 6। कक्ष कितने हैं, कक्ष कितने हैं इसमें, तो कक्ष का पता करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनी विन्यास ज्ञात करेंगे। तो परमाणु क्रमांक है 6, तो पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दूसरे में 6। तो कितने कक्ष हो गए आपके, 2 कक्ष हो गए। कितने कक्ष हो गए, 2 कक्ष। और परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणु संख्या हो जाएगी इसकी 6। परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 6। इस प्रकार से हमने परमाणु भार ज्ञात कर लिया, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या ज्ञात कर ली, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और कक्ष की संख्या। तो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन जो आपको दे रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। क्लोरीन Cl, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है 17 और परमाणु भार है 35। तो क्लोरीन के लिए आप प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, परमाणु संख्या बताएं, परमाणु भार बताएं, कितने कक्ष हैं कक्ष बताएं, और इलेक्ट्रॉन विन्यास। ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थी हल करके कमेंट के माध्यम से इसका जवाब दें, ताकि पता लगे कि आप किस प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं। अब आगे कुछ हेडिंग और हैं, बहुत छोटी छोटी हेडिंगें हैं जिनको मैं एक साथ लिख देता हूं। आइसोटोन्स, इंग्लिश में कहते हैं इसको ISOTONES, आइसोटोन्स।
आइसोटोन्स क्या कहलाता? तो आइसोटोन्स का मतलब होता है वे परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या, किसकी संख्या? न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होती है? समान होती है। क्या कहलाते? आइसोटोन्स कहलाते। फॉर एग्जाम्पल, ये हैं आपके दो परमाणु, और मान लीजिए x में भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 10, और y में भी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। तो ये दोनों परमाणु कैसे कहलाएंगे? ये दोनों परमाणु कहलाएंगे आइसोटोन्स। तो इसका एक उदाहरण भी है आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स का बहुत अच्छा उदाहरण है कार्बन ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, ऑक्सीजन का 8, परमाणु भार 14, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। जब हम इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8 निकलते हैं। 8 क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या का फॉर्मूला होता है परमाणु भार माइनस, परमाणु भार मतलब प्रोटॉन की संख्या माइनस परमाणु भार। परमाणु भार बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी परमाणु भार माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो कितनी निकल के आई? 8। इसी प्रकार से ऑक्सीजन के लिए जो न्यूट्रॉन की संख्या का मान होगा वो कितना होगा? 16 माइनस 8 मतलब 8। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन परस्पर कैसे हैं? आइसोटोन्स। कैसे हैं? आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगली हेडिंग देखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो आप हेडिंग में देख रहे होंगे, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक। तो ये बताता है कि वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है? समान होती है। वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उनको हम क्या कहते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी दोनों हेडिंग है, आइसोटोन्स एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन। तो अब हम, यह वीडियो बड़ी लंबी हो गई। अब हम अगली वीडियो में समस्थानिक संभारिक में अंतर, परमाणु कक्ष तथा कक्षकों में अंतर, और एस तथा पी कक्षक में अंतर तथा क्वांटम अंक के बारे में चर्चा करेंगे।